गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम फिजिक्स की सीरीज में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाई ग्राफ के बारे में। ग्राफ जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी चीज को छोटे ही स्वरूप में दिखा सकते हैं। तो जनरली यूट्यूब पर इन टॉपिक को कोई भी नहीं पढ़ाता है, तो आप बिल्कुल लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं भाई ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी। तो देखते हैं, देखो, और इस वीडियो को अगर ये पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई। देखो, हम मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे। जनरली एनडीए और सीडीएस के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है भाई, और उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन और समय का ग्राफ। विस्थापन और समय का ग्राफ, सही है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वेग और समय का ग्राफ, वेग और समय का ग्राफ। इसके बाद तीसरा हम पढ़ने वाले हैं त्वरण और समय का ग्राफ, सही है भाई। इन 3 ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरली ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे। देखो, इन दोनों का ही मिला जुला रूप होता है आपका त्वरण और समय का ग्राफ। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं और इसकी सहायता से किन किन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे भाई हम। थोड़ा सा मैं ओरल आपको बताता हूं कि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, रटनी नहीं पड़ेंगी। इतना हम देखते हैं। देखो, जैसे ये एक सेंटर मान सकते हैं, इससे 2 एक्सिस लेंगे हम। ये एक्स एक्सिस, सही है, और ये वाई एक्सिस। ये 3 डायमेंशनल भी होते हैं, लेकिन हमें 2 डायमेंशनल की आवश्यकता है बस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत होते हैं 90 डिग्री पर, सही है। और इन सभी ग्राफ में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, समय। सभी में क्या दिखाई दे रहा होगा? समय कॉमन। तो ये जो कॉमन समय है इसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे। किस प्रकार से? एक्स एक्सिस के अलोंग। और आप ये मान सकते हैं इस बिंदु पर दोनों एक्स और वाई दोनों ओरिजिन क्या होते हैं भाई? 0, यानी कि यहां पर आप रेस्ट में होंगे बिल्कुल। और कुछ समय बीतेगा तो आप यहां पर पहुंच सकते हैं, उसके बाद कुछ समय के पश्चात यहां पर, और कुछ समय के पश्चात। इसी प्रकार से आप कितने भी लंबे समय तक आगे की ओर बढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई। और वाई एक्सिस के अलोंग हम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को लेंगे भाई, उसके बाद वेलोसिटी v को लेंगे या फिर एक्सेलरेशन a को। तो ये वाला ग्राफ होगा, तो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम को हम लेंगे, यानी कि यहां पर आप बिल्कुल रेस्ट में होंगे। जैसे ही कुछ समय बीतेगा, मान लो ये 1 सेकंड है, टाइम को आप किस में ले रहे हैं? सेकंड में। और डिस्प्लेसमेंट को आप किस में ले रहे हैं भाई? मीटर में। दोनों हमने डिनोट कर दिया। तो अब आगे की बात देखते हैं। देखो, मान लो एक का मतलब है 1 सेकंड। 1 सेकंड बाद आपने अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लिया और आप पहुंच गए यहां पर 5 पर, सही है। 5 का मतलब है 5 मीटर दूरी आपने 1 सेकंड में चली। तो इसे हम इसके लंबवत बढ़ाया करेंगे ऊपर को, मतलब इसका जो एरिया होगा या इससे रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा भाई? तो देखेंगे, देखो, इसे हम इसके समानांतर आगे को बढ़ाया करेंगे और इसे इसके समानांतर। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है। अगला देखेंगे, ये दूसरा सेकंड है और आपने आगे फिर से बढ़ गए भाई, और ये है 10। ये कितना है? 10 मीटर चले आप, तो फिर इसे आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और ये आपको इस बिंदु पर काटता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर होगी जो पोजीशन होगी भाई। अगला देखते हैं। देखो, आपने 3 देखा भाई, और यहां पर कण पहुंच गया 15 पर। यहां पर ये कण पहुंच गया 15 मीटर दूरी तय करके। तो इसे देखेंगे, देखो, इस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे और ये आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो बीच में एरिया है, इसी की एरिया की सहायता से हम उसकी डिस्टेंस को कवर करते हैं भाई। तो देखेंगे ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जो कण है वो एक समान वेग से गति कर रहा है। कण एक समान वेग से गति कर रहा है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। कैसे? आप देख सकते हैं 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। 5 मीटर 1 सेकंड में, तो वेग कितना हो गया?
5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 10 मीटर चल रहा है 2 सेकंड में। 10 मीटर कितने देर में चल रहा है भाई? 10 मीटर 2 सेकंड में चल रहा है। तो ये भी कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा 15 कितनी देर में चला? 3 में। तो 15 भी कितनी देर में चलेगा? 3 पंजे 15, यानी कि ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड। क्या सभी में वेग एक समान नहीं है? अरे आप खुद देखकर बताइए, क्या सभी में वेग बिल्कुल एक समान नहीं है? तो ये जो कण है वो किस प्रकार से गति कर रहा है? एक समान वेग से। किस प्रकार से? एक समान वेग से। इसका मतलब है एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी या डिस्प्लेसमेंट ये तय कर रहा है। कैसे? देखो 0 से 1 तक जाएंगे 1 सेकंड, 1 सेकंड में इसने 5 मीटर की दूरी तय की, सही है। 1 से 2 तक जाएंगे 1 सेकंड, और अगले 1 सेकंड में 5 से 10 चला, यानी कि कितने मीटर चला? केवल 5 मीटर। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर, तीसरे में आप देख सकते हैं 2 से 3 तक कितने सेकंड हो गए? 1 सेकंड। और उस 1 सेकंड में 10 से 15 तक गया ये, तो कितना चला भाई? 5 मीटर, सही है। तो यानी कि एक निश्चित समय में 1 सेकंड में हर बार 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 1 सेकंड में हर बार कितनी दूरी तय कर रहा है? 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो निश्चित समय में निश्चित दूरी तय की जा रही है, यानी कि एक समान वेग से कण गतिमान है। और इसमें हमें क्या प्राप्त होगा भाई? अगर इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा हमें बिल्कुल सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्लियर है? तो आपको याद रखना है यदि कोई कण एक समान वेग से गतिमान है, यदि कोई कण एक समान वेग से गतिमान है, तो उसमें विस्थापन और समय के मध्य एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। विस्थापन और समय के मध्य एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो आपको 4 ग्राफ बने हुए होंगे और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से एक समान वेग को कौन सा ग्राफ दर्शाता है? तो आप देखकर बता सकते हैं भाई। क्लियर हुआ ये? और इसी प्रकार के कुछ ग्राफ और हैं, और हर किसी के बारे में इतने डिटेल से नहीं देखेंगे भाई, बहुत सारे हैं ये, तो आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आप याद रखने की भी कोशिश करें। मैंने चीजों को आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो एक समान वेग से अगर गतिमान होता है, आप लिख दें यदि कोई कण या वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगी? एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सही है। और याद रखना, इसकी प्रवणता जितनी अधिक होगी, इसकी प्रवणता जितनी अधिक होगी, सही है, वेग उतना ही अधिक होगा। किस प्रकार से? प्रवणता का मतलब क्या है? ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसका समय से एंगल थीटा और ज्यादा कब हो सकता है? जब 5 की जगह ये 10 से 5 की जगह डायरेक्ट, देखो मैं आपको दूसरी जगह समझाता हूं इस चीज को। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रवणता जितनी अधिक होगी वेग उतना ही अधिक होगा। आप ये मानकर चलें, अब कण ने 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की, पहले 5 मीटर की, अब टोटल कितनी? 1 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि 5 से वेग कितना हो गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो इसकी रेखा आपको कहां प्राप्त होगी? तो आप देख सकते हैं, अब रेखा इस प्रकार से जाने वाली है। अब रेखा, क्या ये थीटा का मान नहीं बढ़ गया? ये थीटा का मान नहीं बढ़ गया भाई, और ये 90 से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो आप याद रखना, यदि कण, अरे 90 से ज्यादा थोड़ी चला जाएगा, ये कितना है? 90 डिग्री ही तो है पूरा, तो इसके बीच में ही तो आएगा कण, इससे बाहर तो नहीं जा सकता। तो याद रखना, जब कण एक समान वेग से गतिमान होता है, तो थीटा का मान इज लेस देन 90, यानी कि ये क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है भाई? न्यून कोण। और ये थीटा क्या होता है? ये थीटा विस्थापन और समय ग्राफ का एक्स अक्ष से बनाया गया कोण, या फिर आप ये कह सकते हैं एक्स अक्ष पर हमने किसे दिखाया है? समय को। तो समय अक्ष से
बनाया गया ये कोण होता है। क्लियर है भाई इतना? तो आप याद रखेंगे इस चीज को। देखो तो आपको ये वाला क्लियर है। इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं। तो ये किसमें था भाई? विस्थापन और समय का पहला ग्राफ था। अब देखो दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि कण रेस्ट में हो, बिल्कुल आप हेडिंग लिखें, यदि कण बिल्कुल रेस्ट में हो यानी कि गति नहीं कर रहा हो। कण कैसा हो? रेस्ट में यानी कि ब्राह्म अवस्था में, ब्राह्म अवस्था में हो। क्लियर है? तो देखो मैंने आपको क्या बताया भाई, इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस सही है और ये क्या होगी आपकी वाई एक्सिस होगी। इस पर आप टाइम को डिनोट करोगे और इस पर आप डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करोगे। तो देखेंगे, देखो अगर मैं ये कहूं कि पहले सेकंड में, सही है, कण यहां पर है, सही है, पहले से ही, यानी कि जब टाइम कुछ भी नहीं हुआ है तब कण यहां पर है। क्लियर है भाई? तो अगर कण रेस्ट में है, क्या इससे ऊपर जाएगा? कण इससे ऊपर जा सकता है? नहीं। तो आप चाहें 1 सेकंड लें या फिर 2 सेकंड लें या फिर 3 सेकंड या फिर 4 या फिर 5, हर कंडीशन में कण कहां रहेगा? यहीं पर। तो यानी कि अगर कण यहीं पर रहना है तो कोई सी भी स्थिति ले लें, कोई सी भी स्थिति ले लें, क्या यहीं पर नहीं होगा? कण की हर एक बार दोनों की प्रतिच्छेद रेखा क्या होगी? इसी लाइन पर, यानी कि आपको एक सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी। कैसी सीधी लाइन? यानी कि इसे ए एंड बी मान लो, एक ए एंड बी ऐसी सीधी रेखा प्राप्त होती है जो एक्स अक्ष के समांतर है, जो एक्स अक्ष के समांतर है, या फिर ये कह सकते हैं जो समय अक्ष, जो टाइम एक्सिस या समय अक्ष के समांतर है। और इसकी प्रवणता क्या होगी? शून्य। इसकी जो प्रवणता है, प्रवणता क्या होगी भाई? शून्य। क्यों होगी? क्योंकि क्या कोई झुकाव है इसमें? नहीं। कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। बिल्कुल कैसी रेखा है? समांतर। तो आप याद रखेंगे, यदि कण ब्राह्म अवस्था में होता है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के मध्य खींचे जाने वाले ग्राफ में जो प्राप्त रेखा होती है ए बी, वो टाइम अक्ष यानी कि एस एक्स अक्ष के समांतर होती है, एक्स अक्ष के समांतर होती है। ये वाला क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है। देखो हम थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं, चाहे मुझे इस पर 2 वीडियो क्यों ना बनानी पड़े, मैं आपको सिखाकर जरूर रहूंगा भी। सही है? बहुत ध्यान से पढ़ना इन चीजों को। इतना क्लियर है? जब ब्राह्म अवस्था में होगा कण तो आपको एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो किसके समांतर होगी? एक्स एक्सिस के समांतर होगी। क्लियर है? अब अगला हेडिंग लिखें, यदि वेग अनंत वेग से गतिमान हो, सॉरी, यदि कण या वस्तु अनंत वेग से गतिमान हो, सही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कैसी हो? इनफाइनाइट। कैसी वेलोसिटी हो गई? वेलोसिटी कैसी हो उसकी? इनफाइनाइट। तो इतना तो आप खुद भी समझते हैं, क्या किसी भी कण की वेलोसिटी, वेग इनफाइनाइट हो सकता है क्या? अरे कभी हो सकता है? अगर इनफाइनाइट हो गया यानी कि वो तो पृथ्वी की सतह पर रुकेगी ही नहीं, वो तो एकदम क्या होगी? पलायन कर जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग चाहिए होता है धरातल से पलायन करने के लिए। अगर इनफाइनाइट वेग हो गया इसका मतलब है आप काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हो गया। तो इतना वेग तो किसी कण का होगा ही नहीं। ये केवल काल्पनिक स्थिति है। जैसे आदर्श गैस मान ली जाती है, कोई होती नहीं है भाई। आदर्श द्रव्य मान लिया जाता है, कोई होता नहीं है। बिल्कुल वही कंडीशन है कि यदि कण का वेग कैसा हो? अनंत। कैसा हो भाई? अनंत। तो आप याद रखेंगे कैसा ग्राफ आपको प्राप्त होगा? बस आपको ग्राफ याद रखना है और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है भाई? तो आप देखेंगे क्या वेग कुछ निश्चित वैल्यू पर है। अगर आप इस रेखा पर कोई बिंदु दर्शाते हैं, अगर इस रेखा पर कोई भी बिंदु आप दर्शाते हैं तो वो एक निश्चित वैल्यू होगी, 5 या 10, 15, 16, 20, 21, जो भी हो एक निश्चित वैल्यू। क्या इनमें से कोई वैल्यू है? इनफाइनाइट है। क्या इनफाइनाइट को रेखा पर दर्शाया जा सकता है? नहीं। यानी कि जो कण का ग्राफ होगा प्रतिच्छेद बिंदु, वो बाई एक्स से नहीं टकराएगा, बाई एक्स से नहीं टकराएगा। क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि इस पर काउंटेबल वैल्यू है।
क्योंकि इस पर काउंटेबल वैल्यू है और इनफाइनाइट को काउंट नहीं किया जा सकता। तो मान लो किसी भी क्षण कण यहां पर है तो वेग कितना है उसका, इनफाइनाइट, यानी कि अब जो आपको रेखा प्राप्त होगी वो इससे बिना टच करते हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। सही है। अगर इसे ए भी आप मानते हैं, ये देखो टाइम है, ये टाइम एक्सिस है भाई, और ये क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ए बी जो रेखा आपको प्राप्त होगी वो इसके बिल्कुल समांतर होगी। तो आप लिख सकते हैं जो ग्राफ में ए बी रेखा प्राप्त होती है वह है किसके, बाई एक्सिस के, किसके भाई, बाई एक्सिस के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, और बाई एक्स को कभी भी टच करती हुई नहीं जाती है। इतना क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, क्योंकि वेग कैसा लिया है, इनफाइनाइट। और इसके नीचे लिख देना ऐसी स्थिति कभी भी संभव नहीं है, ऐसी स्थिति कभी भी संभव नहीं है। क्लियर है भाई। तो 3-4 ग्राफ हमने पढ़े भाई, आपको समझ में आए होंगे। ये आगे के देखते हैं, देखो और कौन कौन सी चीजें हम पढ़ सकते हैं भाई। अगला देखेंगे, देखो यदि कोई कण एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान हो, यदि कोई कण एक समान, कोई कण एक समान ऋणात्मक वेग, कैसा, ऋणात्मक वेग से गतिमान है। क्लियर है भाई। देखो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूं भाई पहले ही, चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे वेलोसिटी हो, ये सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, और अगर वेक्टर क्वांटिटी हैं तो इनकी वैल्यू नेगेटिव में जा सकती है या नहीं, जा सकती है भाई। तो ये जो कण है किस प्रकार के वेग से गतिमान है, ऋणात्मक वेग से। किस वेग से, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वैल्यू आ सकती है या नहीं। तो आप जरा ये बताएं, पीछे हमने जो ग्राफ बनाया था भाई, पीछे जो एक समान वेग से कण चल रहा था वो न्यून कोण बना रहा था। सही है, यानी कि धनात्मक अगर वेग है तो कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा। किससे, टाइम एक्सिस से। अगर ऋणात्मक हो जाए उल्टा, मतलब पॉजिटिव में तो 90 से कम है, और अगर नेगेटिव हो जाए तो 90 से ज्यादा नहीं होगा क्या, अरे 90 से ज्यादा होगा। तो इसमें देखो कुछ इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है आपको, इसमें कुछ इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इस प्रकार की एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये होगा टाइम एक्सिस और ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। सही है, और ये टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, और ये देखो 90 एंगल यही तो होगा भाई, क्या 90 से ज्यादा नहीं है। और अगर 90 से ज्यादा का एंगल होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा पूरी क्या है 180 की, तो 180 से कम है और 90 से ज्यादा है, अरे 90 से ज्यादा है 180 से कम है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये जो होता है आपका ऋणात्मक वेग के लिए ग्राफ होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर जो थीटा है वो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180, यानी कि थीटा कैसा होगा, अधिक कोण। कैसा होगा वे, अधिक कोण। और आप जानते हैं अधिक कोण की डेफिनेशन कि 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम, तो वो अधिक कोण होता है। तो याद रखेंगे कि यदि कोई कण एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है, तो उसका विस्थापन, आप ऐसे ही लिखें जैसे मैं बोल रहा हूं, तो उसका विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष या फिर एक्स अक्ष से अधिक कोण बनाता है। समय अक्ष या एक्स अक्ष से अधिक कोण बनाता है, और विस्थापन तब तक घटता रहता है, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं घटेगा क्या वेलोसिटी ऋणात्मक आ जाएगी, नहीं। जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो लगातार क्या हो रहा होगा भाई, घट रहा होगा। कैसे, आप देखो कण यहां पर है, सही है, यहां पर मतलब जब कोई भी समय नहीं है तो उसका मैक्सिमम वेग है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कैसा है, उसका मैक्सिमम। अब आपने कुछ समय व्यतीत किया, मान लो 1 सेकंड के बाद देखा आपने, कितने सेकंड के बाद देखा भाई, 1 सेकंड के बाद, तो कण की स्थिति कहां पहुंच गई, कण पहुंच गया अब यहां पर। आपने 2 सेकंड के बाद देखा, 2 सेकंड के बाद कहां पहुंच गई स्थिति, यहां पर पहुंच गई। आपने 3 सेकंड के बाद देखा,
तो 3 सेकंड के बाद कण यहां पर आ गया। तो धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा भी ये घट रहा है? अरे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, समय के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और ये तब तक घटेगा, और ये तब तक घटेगा जब तक कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाए, यानी कि विस्थापन जीरो नहीं हो जाए। तो आप एक लाइन लिखें कि उपरोक्त में वेग तब तक घटेगा, विस्थापन तब तक घटेगा जब तक कि शून्य ना हो जाए, जब तक कि शून्य ना हो जाए। क्लियर है भाई? अब तो क्लियर हो रहा होगा ये ग्राफ, कोई भी समस्या नहीं है, बहुत आसान है। मैंने आपको समझा दिया। वेग जो आपकी वेलोसिटी होगी पहले मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होती जाएगी नीचे को। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखो अगले 2 ग्राफ और बचे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। अगले 2 ग्राफ और बचे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। अब देखो आप समझने की कोशिश करना, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। वे देखेंगे, हम जानते हैं कि विस्थापन अपॉन क्या होता है, समय। ये क्या होता है भाई, वेग। और आप जानते हैं अगर वेग में परिवर्तन हो, क्या हो, परिवर्तन, और किसके साथ, समय के, क्या इससे त्वरण जनरेट नहीं होता? अरे इससे त्वरण जनरेट होता है? नहीं। अरे त्वरण बनता है या नहीं कि वेग विस्थापन अपॉन समय क्या होगा, वेग, और वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहे, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। पहले विस्थापन की बात कर रहे थे, पिछले वाले ग्राफ में विस्थापन घट रहा था, वेग नहीं। क्या घट रहा था, विस्थापन, और विस्थापन के घटने से वेग ऋणात्मक हो गया। सही है। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों का रेशियो घटे बढ़े, इन दोनों का रेशियो, यानी कि वेग में परिवर्तन हो। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। तो त्वरण की 2 स्थितियां हो सकती हैं। यदि कण एक समान या नियत मंदन से गतिमान है, इसका मतलब क्या है, समय के, अरे मंदन कब होता है, मैं आपको पूरी बात समझा चुका हूं भाई। पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्राफ समझ में आ रहे होंगे, और इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। आप देख लें पढ़कर कहीं भी, देखेंगे यदि कण नियत मंदन से गतिमान है, इसका मतलब क्या है, समय के साथ साथ कण का वेग क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। मंदन तभी तो होता है, मैंने आपको क्या बताया था, तत्क्षण वेग। जैसे आप क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए अचानक से ब्रेक मार दें तो गाड़ी क्या होती है भाई, रुक जाती है, तो वेग क्या हो जाता है, कम। तो उस समय क्या उत्पन्न होता है, मंदन। तो बिल्कुल वही स्थिति है। अब दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन हम देख रहे हैं, यदि कण एक समान वेग से, यदि कण एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, इसका मतलब क्या है कि समय के साथ साथ वेग में वृद्धि होती है, समय के साथ वेग में वृद्धि होती है। तो पहले स्पीड धीमी थी, फिर आपने स्पीड को एकदम बढ़ा दिया, तो ये वो वाली स्थिति है। दोनों ही स्थिति में जो वक्र आप प्राप्त होते हैं ग्राफ, उनमें एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। कैसी, वक्र रेखा प्राप्त होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें समय के साथ साथ उसकी प्रवणता कम होगी, इसमें समय के साथ साथ जो रेखा होगी उसकी प्रवणता क्या होगी भाई, घटती है, प्रवणता घटती है, जबकि इसमें प्रवणता बढ़ती है, कैसे, देखो इसका ग्राफ यहां पर बना रहा हूं मैं। सही है भाई, ये होगा आपका टाइम एक्सिस, और ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अब आपको जो रेखा प्राप्त होगी वो इस प्रकार से प्राप्त होगी, समय के साथ साथ इसकी प्रवणता घटेगी, समय के साथ साथ इसकी प्रवणता घटेगी। आप देख सकते हैं, जब यहां पर है तो कण यहां पर है, और यहां पर गए, पहले बढ़ी फिर आपको, लेकिन जब आप आगे गए तो फिर क्या हो गई, कम, और जब आप यहां पर थे तो क्या थी, ज्यादा, प्रवणता ज्यादा है देखो। और समय के साथ जब आगे बढ़े हम, यहां पर आप 3 सेकंड मान सकते हैं, तो यहां पर 10 सेकंड मानने पड़ेंगे, तो 10 सेकंड में नीचे आ गया कण, और जबकि 3 सेकंड में कहां था, ऊपर।
यानी कि समय के साथ साथ प्रवणता क्या हो रही है, घट रही है। अब दूसरे वाले में देखें, एक वक्र रेखा है, मैंने लिखा नहीं कि एक वक्र रेखा प्राप्त होती है। अब इधर देखेंगे, देखो अगर हम इधर देखें तो अब हमें ग्राफ में एक वक्र रेखा प्राप्त होती है, लेकिन इसकी प्रवणता समय के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आप यहां पर समय देखेंगे, यहां पर तो कितनी है भाई, यहां पर तो कोई प्रवणता है ही नहीं, यहां पर थोड़ी सी हुई और आगे चले और देखो बढ़ गई और आगे चले बहुत ज्यादा हो गई। तो समय के साथ साथ प्रवणता क्या हो रही है, बढ़ रही है, प्रवणता बढ़ रही है, जबकि इसमें समय के साथ साथ प्रवणता घट रही है। तो आज इस वीडियो में केवल हम यही देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। अगले वाले में हम पढ़ेंगे आपका वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो आपको ये समझ में आए होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताना भाई, क्या और कोई चैनल वाला भी ये ग्राफ पढ़ाता है और इतने अच्छे और स्लो तरीके से। तो आपको अगर पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई, और एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों को शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट रटने की जगह अब चीजों को समझने की कोशिश करे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर जल्दी से सिलेक्शन ले ले। धन्यवाद।